स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको ग्रहों का जो दोष होता है वो किस प्रकार से हम शमन कर सकते हैं और ग्रहों के दोष से पहले उन ग्रहों के क्या क्या बल देखे जा सकते हैं, किस प्रकार से कुंडली में उनकी अवस्थाएं हैं वो देखें। उसके बाद उन ग्रह दोषों का हम शमन कर सकते हैं, किन ग्रहों के योग से किन ग्रहों के दोष का शमन किया जा सकता है। और ग्रहों के जो मैंने पूर्व में दीप्त आदि अवस्थाएं बताई वही कुछ चीज़ें इसमें संबंधित है और कुछ चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसके साथ में उनके ग्रह दोष निवारण के उपाय भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रहों के दोष के निवारण से पहले हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए और वो है ग्रहों की जो योग हैं, ग्रहों के जो योग हैं उन योग को हम समझें। जैसे पहला होता है आपका ग्रह युति। अब ग्रहों की जो युति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ग्रहों की युति किस प्रकार की है, वो मित्रवत है या शत्रुवत है या सम है। कोई भी ग्रह मित्र होगा, शत्रु होगा या सम होगा। अब शत्रु कौन सा ग्रह है, मित्र कौन से हैं, सम कौन से हैं, ये मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मित्र और शत्रु ग्रह और सम ग्रह कौन से होते हैं, उन ग्रहों के आधार पर उनकी युति पर फर्क पड़ता है। युति का मतलब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो मित्रवत देख रहे हैं कि शत्रुवत देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया बुध। अब बुध और मंगल की युति होगी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों शत्रु हो गए। तो शत्रु होने के कारण उनका जो एक दूसरे की घर पर दृष्टि होगी, अब वो किस प्रकार से फल देंगे, वो एक मित्र क्षेत्रीय है एक शत्रु क्षेत्रीय है, तो वो उस हिसाब से फल देंगे। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये तो शत्रुवत व्यवहार हो गया, ठीक है। लेकिन अब राशि कौन सी, किस राशि पर बैठे हैं, ये अपनी राशि कन्या पर बैठा है, ये वृश्चिक या मकर अपनी वृश्चिक या मेष राशि पर बैठे हैं, तो ये वहाँ पर राशि स्थान बल तो इनको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उनको हम दृष्टिकोण निकाल सकते हैं कि जो ग्रह देखेगा वो शत्रुवत देखेगा, लेकिन जो ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ पर उसके भाव की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से ग्रह युति होती है। दूसरा दृष्टि संबंध, ग्रहों का दृष्टि मान लीजिए, इसको एक तरह से कह सकते हैं ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार की है, तो ग्रह वक्री है, मार्गी है, वर्गोत्तम है या अपनी नीच या उच्च राशि में है या स्वग्रही है। तो ये चीज़ें मुख्य रूप से कुंडली विश्लेषण, हम ग्रहों का जब फलाफल निकालते हैं देखते हैं बल, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। वक्री ग्रह वो होता है जो अपने चाल से चलते चलते पीछे वाले घरों में वापस रिटर्न आ जाता है, तो उसको वक्री कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह कर्क राशि में है। अब कोई ग्रह कर्क राशि में है और कर्क राशि से उसको पहुंचना चाहिए सिंह राशि में, और वो वापस कर्क से मिथुन राशि में पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो पीछे जाता है ग्रह वो वक्री कहलाता है। और वक्री ग्रह जो होता है वो उसके फल जो होते हैं कहीं ना कहीं उस फल में वो या दृष्टि दोष उसमें माना गया है, तो ऐसे में उनकी कुछ कमी रहती है। तो ये चीज़ देखें। मार्गी जो अपने
मार्ग पर जैसे मिथुन से कर्क में आ गया, कर्क से सिंह में चला गया, वो मार्गी कहलाता है। वक्री ग्रह भी जब वक्री होकर वापस अपनी राशि स्व राशि में आएगा, आगे बढ़ेगा, तो वो मार्गी कहलाएगा। वर्गोत्तम ग्रह जो होता है वो अपनी ही राशि या उच्च राशि में हो, वो ग्रह भी वर्गोत्तम कहलाता है, ठीक है। या जो शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है, शुभ प्रभाव में होता है ना, तो वो ग्रह भी वर्गोत्तम होता है। कुंडली में कोई भी ग्रह होगा उसके आगे स्क्वायर का साइन लगा रहेगा, ये वर्गोत्तम की निशानी है। नीच ग्रह जो अपनी राशि, जो हर ग्रह की अपनी नीच राशि, एक राशि में नीच का होगा तो अगली सातवीं राशि में उच्च का हो जाएगा। तो नीच वाले ग्रह को इस तरह के डाउन एरो से दिखाया जाता है। उच्च वाला जो ग्रह होता है उसको अप एरो से कुंडली में दिखाया जाता है, जो आपके कंप्यूटर या एस्ट्रोसेज से भी निकाली जाती है। तो नीच वाला ग्रह भी अपना नीचत्व प्रभाव रखने के कारण कहीं ना कहीं उस भाव में जहाँ बैठेगा वहाँ कमी रखेगा, ठीक है। उच्च का ग्रह जहाँ बैठेगा उस भाव के फल को बढ़ा देगा, देखेगा वहाँ भी विशेषता ला देगा। तो ये उच्च और नीच ग्रहों के प्रभाव। उसके अलावा स्वग्रह ही अपने ही घर में होगा, अपनी ही राशि में, जो ग्रह की जिस ग्रह की जो राशि है वो उसी राशि में होगा, वो स्वग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया उच्च नीच का। ये सारी चीज़ें मैं अपने बता चुका हूँ पूर्व के वीडियो में। इसके बाद पंचधा मैत्री की बात करें तो पंचधा मैत्री आप कि इसमें जो एस्ट्रोसेज वगैरह जो कंप्यूटर से निकलती है उसमें डायरेक्ट ही उसमें सामने लिखा हुआ आता है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा शत्रु है, तो वो चीज़ होती है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पंचधा मैत्री में जो ग्रह आएंगे वो ग्रह जैसे किस प्रकार से वो व्यवहार जैसे कर रहे हैं, जैसे मित्र और मित्र ग्रह हैं तो ये ग्रह अति मित्र कहलाएंगे। मित्र और मित्र जैसे गुरु है और मंगल है, दोनों मित्र हैं तो ये अति मित्र हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मित्र, एक ग्रह मित्र एक ग्रह सम है तो ये भी आपके मित्र ही कहलाएगा। एक सम है एक मित्र है तो ये मित्र ही कहलाएंगे। मतलब एक मित्र ग्रह बैठ गया, एक सम ग्रह साथ में बैठ गया या दृष्टि संबंध हो गया तब भी यही फल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जानना चाहिए। एक सम है और एक शत्रु है, तब क्या होगा, ये शत्रु ही कहलाएगा। शत्रुवती उसका दृष्टि संबंध या वो कहें कि शत्रु संबंध उसका रहेगा। इसी तरह से जो शत्रु होगा, एक ग्रह शत्रु दूसरा ग्रह भी शत्रु, दोनों शत्रु, तो ये अति शत्रु हो जाएंगे, अति शत्रु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पंचधा मैत्री के अनुसार भी ग्रहों को के बलाबल को देखें कि उनकी स्थिति क्या आ रही है, वे मित्र हैं, परम मित्र हैं या शत्रु हैं या परम शत्रु हैं, अति शत्रु हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको देखें। इसके अलावा मैंने दीप्त आदि अवस्था भी बता रखी है आपको। दीप्त आदि अवस्थाएं क्या होती है वो सारा उसमें बता दिया, शांत अवस्था, मुदित अवस्था ग्रहों की, है ना। तो दिग्बल अवस्था, चेष्टा, ये सारी चीज़ें बता रखी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखें। वो चीज़ें क्या होती है, जैसे अभी दिग्बल की बात कर लेते हैं तो दिग्बल में क्या होता है, ये दिग्बल, अब ग्रहों का जो दिग्बल होगा वो क्या रहेगा, तो दिग्बल में कुंडली में आपके 1, 4, 7, 10 ये 4 घर मुख्य केंद्र के जो घर हैं, है ना, इसमें पहला घर जो है उसमें बुध और गुरु हो, पहले घर में बुध और गुरु हो, चौथे में चंद्रमा और शुक्र हो, या इनमें से कोई एक कहीं बैठा है तो वो दिग्बली माना जाएगा। जैसे पहले घर में बुध और गुरु बैठे हैं या खाली गुरु पहले घर में बैठा है तो ये दिग्बली माना जाएगा, या पहले घर में खाली बुध बैठा है ये दिग्बली माने। चौथे घर में चंद्रमा या शुक्र बैठे हैं तो ये दिग्बली माने जाए, या शुक्र बैठा हुआ है तो दिग्बली माना जाएगा, चंद्र बैठा है तो दिग्बली माना जाएगा। इसी तरह से 7वें घर में शनि बैठा है तो ये दिग्बली माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10वें घर में
अगर सूर्य और मंगल हैं, 10वें घर में सूर्य और मंगल हैं, तो ये दिग्बली कहे जाएंगे, यानी कि इनको डबल बल प्राप्त होगा। ये जहाँ बैठेंगे देखेंगे वहाँ उस फल को दुगना कर देंगे, ऐसा भाव समझना चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ इस प्रकार से हैं। अब ग्रहों के नैसर्गिक बल को समझे। नैसर्गिक बल क्या होता है? तो ग्रहों का जो नैसर्गिक बल होता है, नैसर्गिक बल, ये भी समझ लें। अब नैसर्गिक बल में क्या होता है कि जो नैसर्गिक बल होता है वो प्राकृतिक, हम मान लें, जो कहने का मतलब है जो ग्रहों को ऑलरेडी प्राप्त है उसको हम नैसर्गिक कह सकते हैं, ठीक है। तो नैसर्गिक में जो ग्रह एक दूसरे से अधिक बलवान होगा वो माना जाएगा, और उनको नैसर्गिक बल, जैसे शनि है, शनि से अधिक बलवान मंगल को माना गया है, मंगल से अधिक बलवान बुध को माना गया है, और बुध से अधिक बलवान गुरु को, गुरु से अधिक शुक्र को माना गया है, शुक्र से अधिक चंद्रमा को माना गया है, और चंद्रमा से अधिक बल सूर्य का माना गया है, यानी सबसे अधिक सूर्य का अधिक बल होता है। तो ये जैसे उत्तरायण का सूर्य सब दोषों का नाश कर देता है, ऐसे सूर्य सबसे बली माना गया है। ये एक नैसर्गिक बल है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, और शुक्र से चंद्र, और चंद्र से सूर्य का बल एक दूसरे से आगे अधिक होता है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपको अगर याद हैं, और इनको जैसे मैंने बताया इस तरह से, और कुछ चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब देखिए इसके मैं आपको बता देता हूँ कि इनके शमन का क्या उपाय क्या होगा। तो जो ग्रह हैं, जो ग्रह के मैंने दोष बताए, जो दोष का शमन बताया है वो देख लो आप। ग्रहों के दोष का शमन, यानी कि दोष का शमन या निवारण, हम उसको निवारण कह सकते हैं, या उपाय है ना। ये क्या होंगे ये आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे राहु है, तो ये मान लीजिए दोष वाला ग्रह है, ठीक है। ये दोष वाला ग्रह है, और दोष वाला ग्रह है, और दोष निवारण किससे होगा? ये निवारण करने वाला ग्रह में यहाँ लिख रहा हूँ, और ये उपाय, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझें कि राहु का जो दोष है वो बुध से हो जाएगा, ठीक है। अब बुध के लिए क्या करना चाहिए? तो बुध के लिए आप गणेश और दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाएं, है ना, और पक्षियों को दाना डालें। ये इसके लिए उपाय हो सकता है। तो राहु ग्रह अगर खराब है, दोष दे रहा है, तो बुध से उसका निवारण कर लें। इसी प्रकार से मंगल, बुध और राहु, मंगल, बुध और राहु, और शुक्र और शनि को भी ले लो, ठीक है। ये सब ग्रह अगर खराब हैं तो आपको गुरु का उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरु का उपाय। गुरु का उपाय में क्या करना है? गाय को गुरुवार के दिन चने की दाल खिलाएं, ठीक है। चने की दाल खिलाएं, पीले वस्त्र बांटें, पीले फल आप बांट सकते हैं, पीले फल बांट सकते हैं। ये इसका उपाय है, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर मान लीजिए सिर्फ राहु और बुध ही दोष कारक बन रहे हैं, तो इनका शमन आप शनि के उपाय से कर सकते हैं।
तो शनि के उपाय क्या हो जाएंगे? आप ज़रूरतमंदों की सेवा करें, उनको दान दें। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ठीक है, तो ये इसका उपाय हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, ये सभी ग्रह अगर दोष युक्त लगते हैं कि दोष युक्त हैं, इनका दोष का शमन नहीं हो रहा है, या इसमें से 4 ग्रह या 3 ग्रह या 2 ग्रह भी खराब हैं, तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा का उपाय क्या होगा? आप शिव उपासना करें, शिव उपासना करें, शिव जी का अभिषेक करें, जल से करें, दूध से करें, है ना, प्रतिदिन वो अभिषेक करें। कभी जल में काले तिल डालकर करें, कभी दूध से करें, जल से करें, इस तरह से शिव जी का अभिषेक करें। या रोद्री से, रुद्राष्टक से इनका अभिषेक आप कर सकते हैं, किसी अच्छे पंडित से करवा सकते हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा दूध और चावल का आप दान करें, चांदी धारण करें, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा सिर्फ बुध, शनि और राहु, ये तीनों ग्रह अगर मान लीजिए दोष शामक बन रहे हैं, दोष उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मंगल का उपाय करें। मंगल का उपाय करें, मंगल का उपाय क्या है? हनुमान चालीसा करें, प्रतिदिन करें तो और बढ़िया। ठीक है, या मंगलवार शनिवार करें। और इसके अलावा आप मसूर की दाल का दान करें। ठीक है, ये विशेष निवारण हेतु उपाय हैं, यानी मंगल को आपको मजबूत करना है। ठीक है, तो ये बुध शनि से संबंधित आपके उपाय इसका हो जाएगा। आप चाहें तो मीठी रोटी गाय और कुत्ते को, गौ माता को खिला सकते हैं। और गाय को गुड़ खिलावें, गुड़ का दान करें। ठीक है, लाल वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद बात करें, अगर मान लीजिए इसमें मंगल, बुध, शनि, राहु और शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु और शुक्र, अगर इस तरह से ये 5 ग्रहों का अगर दोष बनता है, तो फिर आपको शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। शुक्र का क्या होगा? लक्ष्मी की उपासना करें। ठीक है, और लक्ष्मी जी की उपासना करें, साथ में आप गाय को नित्य चारा खिलावें, सुगंधित पदार्थों का उपयोग देव स्थान पर करें, लाल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें, लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करें। और देसी गाय का घी है, आलू है, ज्वार है, इनका आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा अब यदि मान लीजिए राहु, बुध, शनि, शुक्र, गुरु और चंद्र, ये 6 ग्रह अगर खराब हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य का उपाय करना है। तो सूर्य का उपाय क्या होगा? सूर्य देव को अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ावें, और गाय को गुड़ या गेहूँ खिलावें, या मंदिर में गुड़ और गेहूँ का दान करें, और सूर्य उपासना करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो
ये थे कुछ उपाय जो मैंने, कुछ अनिष्टकारी जो ग्रह आपस में युति बनाकर या इस तरह से, ये 4 या 5 ग्रह या 2-3 ये इस तरह के ग्रह अनिष्टकारी होते हैं, तो इन ग्रहों के से आप सहायता ले सकते हैं और इन ग्रहों की सहायता से आपको निश्चित रूप से ये जो योग मैंने बताए हैं ग्रहों का दोष शमन के लिए, और ये बलाबल आप देख लें, उसके आधार पर ही ये निर्णय हम करें तो निश्चित तौर पर हमें लाभ होगा। तो ये थी आज के वीडियो में ग्रह दोष के शमन और उसके निवारण के उपाय और ग्रह बल के बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह की जानकारी आप तक शीघ्र पहुँचे तो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक इस तरह की जानकारी शीघ्र पहुँचे। धन्यवाद।